5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के हटने के बाद लाखों विस्थापित कश्मीरियों की घर वापसी की आशा पुनः जागृत हो गई। लेकिन केंद्र सरकार के कोई ठोस कदम न उठाने की वजह से जहां कश्मीरी माइग्रेंट बेहद निराश हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी के गैर जिम्मेदाराना बयान से वे बहुत नाराज़ भी हैं। आज इस प्रोग्राम में कश्मीरी माइग्रेंट की कश्मीर वादी में पुनः स्थापना के विभिन्न पहलुओं और बारीकियों पर बातचीत करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कमल हाक जी से। ये पनून कश्मीर के पक्षधर हैं। जानते हैं ये कैसे पनून कश्मीर के साथ कश्मीरियों को वापस वादी में रिहैबिलिट करने में सक्षम होंगे। कि पनून कश्मीर की आइडियोलॉजी 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, उनका जिनोसाइड हुआ और उनका अपने घरों से पलायन हुआ, तो उसके फलस्वरूप जम्मू में 1991 में एक बैठक में जिसमें कि कश्मीरी पंडितों की ग्लोबल प्रेजेंस थी, सारे संस्थाओं के हेड्स थे, बुद्धिजीवी थे, मुख्तलिफ वर्ग के लोग थे, तो उन्होंने फ़ैसला करा। उस टाइम पे ये फ़ैसला हुआ कि अगर कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर जाना है तो उनको एक अलग से ख़ास जगह जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश हो उसमें जाके बसाया जाए। तो एक एरिया आइडेंटिफाई करा गया झेलम वितस्ता नदी के नॉर्थ और ईस्ट में, और उसमें ये बताया गया कि इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए डायरेक्टली अंडर द रूल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें ना खाली कश्मीरी पंडित, जिसमें कि खैर उन दिनों आर्टिकल 370 था, तो इसलिए एक प्रश्न ये भी आया था उसमें प्रश्न कि आर्टिकल 370 को उस एरिया से हटा दिया जाए। खैर भारत के संविधान में रखने में आस्था रखने वाले और जेनोसाइड विक्टिम्स जो कि कश्मीर के आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद के विक्टिम्स हैं, उनको वहाँ पे बसाया जाए और इस एरिया की बागडोर उनके हाथों में सौंपी जाए। तो ये मुद्दा उस टाइम पे ये एक रेजोल्यूशन हुआ था, मार्गदर्शन 91 उसको बोलते हैं, कि हम उसी कश्मीर में जाना चाहेंगे वेयर देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट डाइल्यूशन एंड नॉट टू टॉक ऑफ नेगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे जितने भी विक्टिम हैं 90 के उन सारों को सेटल किया जाए और जिनको आस्था हो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में वो आके वहाँ पे रह भी सकते हैं। तो इसीलिए हम पनून कश्मीर के साथ ही हैं और पनून कश्मीर में ही रहना चाहेंगे। मैं भी कमल जी का समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जहाँ भी रहना है कश्मीर के अंदर रहना है, बिल्कुल हम बाहर नहीं रहना चाहते हैं। कश्मीर के अंदर वो उस जगह पर रहना चाहिए जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो और यूटी के अंदर अलग हो, जिसका हम एक स्पेसिफिक एरिया दे दे। कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि आप करनर में रहिए, आप हवागल में रहिए, ऐसे नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे भुगता हुआ है, जो वहाँ पे देखा हमने उन लोगों से, किसी ने उस टाइम पे साथ नहीं दिया था। हमें उस जगह का एक समर्थन चाहिए जिसको यूटी बनाए, अलग से बनाए, जिसको हम पनून कश्मीर चाहिए हमें। रविंदर जी बताएंगे कि वो कंपोजिट कल्चर को कैसे सपोर्ट करते हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हमारे लिए इस टाइम कंड्यूसिव है कि जहाँ जहाँ हम रह रहे थे अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने घरों में, वो तो अब रहे नहीं। देयर इज़ अ सी चेंज, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो सरकार भी हमें कहे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ ऐसा चेंजेस हुआ है, जोग्राफिकल चेंजेस अब 32 साल में, वो नहीं मुमकिन है। मेरा कंपोजिट कल्चर से ये मतलब है कि हम एक स्थान, एक अलग होमलैंड कार्व आउट करने के बजाय हम 3 जगह जो मेन हमारे प्रमुख, ये 10 ज़िले जितने हैं हमारे, मैं 10 ज़िलों की भी बात नहीं कर रहा हूँ जो सरकार कर रही, मैं 3 संभाग फिर बता रहा हूँ, बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग। इन 3 ज़िलों में हम सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाए, सैटेलाइट मॉडर्न सिटीज़ बनाए। वहाँ पे हम 3 ज़िलों के जो जिस ज़िले के थे, जिस नॉर्थ कश्मीरियन जितने थे वो वहाँ रहे, साउथ कश्मीर वाले वहाँ रहे, सेंट्रल कश्मीर वाले वहाँ रहे। ये मेरा कंपोजिट कल्चर से मतलब है। हमें जितना ज़्यादा मुदाखलत करेंगे दूसरे के मज़हब में, क्योंकि मैंने ये अपना एक माना है, एक स्लोगन रखा है, आई एम ए प्रो हिंदू, हमें अपनी प्रो हिंदू एक्टिविटी, प्रो कश्मीरी पंडित एक्टिविटी करनी चाहिए। अब हम एंटी मुस्लिम बन के वहाँ पे उस धरती पे जहाँ 98% वो है, मैं तो कैराना में नहीं कर पाया जी,
मैं तो बंगाल में नहीं कर पा रहा हूँ, केरला में कर रहा हूँ, कौन कर पा रहा है? मैं कह रहा ना, खुद गया हूँ स्वयं, वहां तो मकान भी नहीं बिके उन हिंदुओं के जिन्होंने पलायन करा है। हमारे तो फिर भी बिक गए, 20 लाख का मकान मेरा 2 लाख में बिक गया। डिस्ट्रेस सेल जो है उसकी तो कोई बात नहीं कर रहे हैं हम में से। मेरे कहने का मतलब है कंपोजिट कल्चर से सिंपली 3 प्लेसेस, एंड गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि अगर उनकी कोई ऐसी पॉलिसी है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए सरकार की इस मामले में। जहां तक अलग सेटलमेंट का सवाल है, हमारी सबसे बड़ी तंजीम जो निकली थी तब 1991 में पनून कश्मीर करके, बहुत अच्छा आइडिया लिया था, पर इसको किसी भी गवर्नमेंट ने, मैं देखता हूँ, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इसके बहुत सारे मुझे लगता है पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स देख के, अगर हम एक जगह एक मखसूस हिस्से में रहेंगे, एक वर्ल्ड सिटी जैसी वो बनेगी, हो सकता है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक ना रहे और पूरे कश्मीर पे हमारा कब्जा नहीं रहेगा। हमारी सभ्यता जो है 5097 साल में हम आज हैं, तो हम इतने पुराने जो वहाँ के बस्कीन है, जहाँ पे हमारा शारदा देश पूरा था, कंबोडिया से लेके ईरान तक, हमारे 10 जिले अनफॉर्चुनेटली उस तरफ हैं, तो हम तो पूरे कश्मीर को क्लेम करेंगे। हम क्यों एक ही जगह पे ऐसे मखसूस कुछ 1000 किलोमीटर्स में अपनी जगह को अपना बनाए? पूरा कश्मीर हमारा है, इस पार भी उस पार भी। हमारी कल्चर और सभ्यता जो है उसको हम पुनर्स्थापित करेंगे, और इसमें सरकार को ये देखना पड़ेगा कि हमारी डिग्निफाइड जो रिटर्न है विद सिक्योरिटी वो कैसे होए, वो अभी तक नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है जो मंदिरों और हमारे श्राइन्स का मामला है, यही मुझे कुछ नर्व सेंटर्स दिख रहे हैं, जिसके कारण वहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी जो हमेशा 98% और हम मात्र 2% हुआ करते थे, अब भी वही है। तो जब भी हम वापस जाएंगे, हम उसी कल्चर को अपनाएं, उसी कंपोजिट कल्चर को देखें, जिसमें हम पहले अपनी बात ठोस रखें, हम अपने सारे मंदिर, सारे श्राइन्स खुलवाएं, जिस पर किसी भी वहाँ मेजॉरिटी आदमी को कोई एतराज़ नहीं है। ये मैंने देखा है, आज की तारीख में भी करीब 25 मंदिर हमारे 24/7 चालू हैं। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमें एक पहल कदम ये भी करनी चाहिए। अगर ये सक्सेस हुआ तो हम आगे भी देखेंगे कि हम अपने राइट्स को अपने अपने इन 3 संभागों में कैसे ले लें, और हम कैसे उसी ढंग से रहें ताकि हमारी भी डिग्निटी रहे, हमारा ऑनर रहे, और हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट रहे। मैं गाज़ापट्टी के एरिया के ऊपर फेवर नहीं करना चाहता कि कोई ऐसा जो संस्था हमें उगरी है वो चाहते हैं कि सेपरेट होमलैंड दिया जाए, वो मैं इसके टोटली खिलाफ हूँ। हम चाहते हैं कि क्योंकि इसको किसी गवर्नमेंट ने आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। इंडिया में इस टाइम कम से कम 9 मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स है। इसका मतलब आप चाहते हैं कि 9 जगह हर एक अपने अपने स्टेट सेपरेट मांगेगा, वो तो पाकिस्तान इंडिया डिवीजन की तरफ से हो गया। फिर जैसे कश्मीर पाकिस्तान ने अलग स्टेट मांगी थी, फिर अफगानिस्तान अलग हो गया, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बन गए। यहाँ केरला भी बोल रहा है कि मेरे को अलग मुस्लिम स्टेट बना दो, हैदराबाद भी चाहता है कि मेरे को अलग मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बनाया जाए। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। बेसिकली क्या है कि हमें 3 डिस्ट्रिक्ट दिया जाए कश्मीर में, जहाँ तीनों जगह हम आपस में प्यार से मिलके रह सके। अगर हम जाना चाहते हैं, अगर हम नहीं जाना चाहते तो जहाँ हम रहते हैं वहीं रहो, आप उसी में सेफ हो। तो मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम जो सेपरेट होमलैंड की बात करते हैं, मैं इसके टोटल अगेंस्ट हूँ। जो गवर्नमेंट को इंडिया को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जोनोसाइड डिक्लेयर किया जाए। हमको तो निकाला गया, जो नरसंहार हमारे साथ हुआ था वो तो गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करे, और जो जितने भी हमारे यूथ है बेरोजगार उनको जॉब दिया जाए, और जो भी बिजनेस क्लास है, ट्रेडर है, उनको भी कुछ मुआवजा दिया जाए विद कंपनसेशन। हम रिहेबिलिटेशन के लिए तैयार है, बट नॉट ऑन द कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट, बट इट शुड बी ऑन द कंडीशन ऑफ द migrants which are enrolled with either with Kashmir Samiti or with local commissioner Jammu। कंपोजिट कल्चर के लिए एक और पक्षधर हैं राजेंद्र जी। मेरा ऑफ टेक पॉइंट रहेगा जहां कमल जी ने बात की थी पन कश्मीर की, लेकिन उसमें थोड़ा जो बदलाव आया है दैट वाज आफ्टर 5 अगस्त 2019, बिकॉज कई सारी चीज़ें जो पहले कश्मीर में नहीं थी वो अब प्रोमलगेट हो चुकी हैं वहाँ पे। So then we would move and veer towards what Mr. Pandita says, that we need to move across and settle down in various parts of the 3 major districts of Kashmir. क्योंकि हमारे लिए जो पिछले 31 साल में none of our problems has been addressed. Yes, certain jobs somewhere have been given, which is not a rehabilitation. By rehabilitation we mean
regain of our social disconnect, cultural disconnect and economic disconnect. We lost business, we lost jobs, we lost homes, not houses. So ये सारा regain करने के लिए we would not like to get concentrated in one small area and live like maybe some sitting ducks, because terrorism is still not gone away totally. It might continue as a small scale industry for a while. So from security point of view, it may not be very easy for Government of India to secure us in one point. And number two, as Mr. Pandita rightly said, कि temple shrine जो है ये green shoots हैं हमारे. So we see something happening there. Likewise जो jobs वगैरह हैं वहाँ पे भी होगा. And in next 5 years time with going away on nutrition of 370, I think atmosphere will improve for Kashmiri Hindus to go back and resettle and spread far wider than the area which we are looking under Panun Kashmir. रमेश जी, आप किस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, पनून कश्मीर की या कॉम्पोजिट कल्चर की, या आपकी कुछ अलग थ्योरी है? रिहेबिलिटेशन तब तक संभव नहीं है जब तक कश्मीरी पंडित की एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना हो, जब तक कश्मीरी पंडित की एक पॉलिटिकल वॉइस ना हो. जिस वक्त 1990 में हमारा पलायन हुआ था, उस वक्त ये एक बहुत अहम कारण हुआ था कि हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं था. हमारी एक पॉलिटिकली ऑर्फन्ड कम्युनिटी थी. और जिस वक्त टिकलाल टिपलू का मर्डर हुआ, उनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, उस वक्त सबसे पहला जो काम उन्होंने किया, जो भी पॉलिटिकल वॉइस कश्मीरी पंडित्स की, उसको उन्होंने साइलेंस कर दिया. आगे चल के भी ये बात करेंगे कि किस माहौल में हमें रहना है. उसमें सबसे पहले बात आएगी कि हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, पॉलिटिकल वॉइस कैसी होनी चाहिए, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का आकार क्या होना चाहिए. बात आती है यहाँ पर सेक्युलर, नॉन सेक्युलर, क्या हम कंपोजिट कल्चर में रहेंगे या कहाँ रहेंगे. सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देखना चाहिए, जो हमारे स्पिरिचुअल सेंटर्स है, जो हमारे रिलीजियस सेंटर्स है, जो हमारे कल्चरल सेंटर्स है, वो थ्राउट कश्मीर के लैंडस्केप पे छाए हुए हैं. आप टंगदार जाइए, वहाँ पर भी आपको मंदिर मिलेगा. आप कुपवारा जाइए, वहाँ पर भी आपको एक बहुत अच्छा कश्मीरी स्पिरिचुअल सेंटर मिलेगा. तो इसका मतलब है कि जो कश्मीर पंडितों की सिविलाइजेशन है, ये पूरे कश्मीर में छाई हुई है. और इस कश्मीरी पंडित सिविलाइजेशन को बांटना पन कश्मीर और नॉन कश्मीरी के बीच में ये एक अपराध होगा, ये एक सिन होगा. तो मेरा मानना है कि रिहेबिलिटेशन रुक जाएगी तब तक जब तक कश्मीरी पंडितों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा, जब तक कश्मीरी पंडितों के एक पॉलिटिकल वॉइस नहीं आएगी. और वो पॉलिटिकल वॉइस और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दो चीज़ों पे पड़ी हुई है. एक, हमारे पास वी हैव टू क्रिएट अ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर आवरसेल्व्स, नंबर 1. और जो ये ऑर्डर आया है डोमिसिलरी ऑर्डर का इफेक्ट हुआ है 1954 से. तो इसका मतलब है जो कश्मीरी पंडित 1954 से पलायन कर गए हैं आज तक, तो इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 80 ईयर्स. इन 80 सालों में जितने भी लोग पलायन कर गए हैं, इंक्लूडिंग दोज पीपल जो 90 से लेके पलायन कर गए हैं, और अगर वो डोमिसिलरी को अप्लाई करते हैं, डोमिसाइल्स कश्मीरी के बनते हैं, तो ये 4 लाख कश्मीरी पंडित हो जाते हैं, 4 से 5 लाख. तो मिक्सचर ऑफ डिलिमिटेशन और मिक्सचर ऑफ डोमिसिलरी सर्टिफिकेट्स, ये हमको एक लेजिटिमेसी देता है और ये हमको एक क्रेडिबिलिटी देता है. ये क्रेडिबिलिटी ये देता है कि हमारा क्लेम काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है. तो मैं इस बात को लेके कंक्लूड कर लूँगा, डिलिमिटेशन जहाँ पर हमें पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलनी चाहिए, और जो ये अभी डोमिसिलरी ऑर्डर आया है जिसमें हमें अप्लाई करना चाहिए, ताकि हम अपने नंबर 5 लाख तक लेके एक हमारा क्लेम पुख्ता हो जाता है. हमारे साथ हैं हंडू साहब, जो कंपोजिट कल्चर को प्रोत्साहित करते हैं. ये रिहेबिलिटेशन ऐसी नहीं, हमने उठाया 100 लोगों को वहाँ पर बिठाया, जगह दे दी, उनको खाने के लिए दे दिया कुछ, और वो वहाँ रहेंगे, वो उसका कोई माने नहीं रहेंगे. इसमें एक टोटल टीम में एक पैकेज एंड कंटिन्यूअल पैकेज होनी चाहिए. उसमें सबसे बड़ा ये है कि अगर हमें देखना है कि वहाँ पर अगर एक फैमिली रहती है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है. अब हम कहेंगे सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है किसी गवर्नमेंट के लिए, हमें ये मान के चलना चाहिए. लेकिन वहाँ पर हमारे को एनकरेज करना पड़ेगा, MNCs कुछ ऐसे आ जाएं जहाँ पर कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और खुल जाए, और वहाँ के लोग और पर्टिकुलरली जिस कम्युनिटी जो इसने काफ़ी सफ़र किया है, इनको वहाँ पर प्रेफरेंस दी जाए.
और इन पर्टिकुलर एरियाज में जहाँ पर हमारी बड़ी कल्चरल हेरिटेज है, इनको कंटिन्यूअल बेसिस पर बसाया जाए। सिक्योरिटी 1-to-1 ऑल्सो इज़ नॉट पॉसिबल। ये भी एक बहुत बड़ा एक हमें लग रहा है कि भाई हमें फुल सिक्योरिटी दे दे, यू कैन, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन उनको सिक्योर बनाने के लिए वो परिस्थिति ऐसी हो कि एनवायरनमेंट उनका ऐसा कंड्यूसिव हो जिससे कि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ अपनी करे रहे। मेरे ख्याल से अगर इस तरह से शुरुआत हो जाएगी, शायद इसको हमें आहिस्ता आहिस्ता आगे और प्रोग्रेस और सफलता मिलती रहेगी। सुभाष जी, चाहे हम क्लस्टर में वापस जाते हैं या अपने अपने स्थानों पर वापस जाते हैं, तो क्या केवल वापस जाने से मेरी वो सारी समस्याएं दूर हो रही हैं जिनके कारण मैं वहाँ से विस्थापित हुआ था, निष्कासित हुआ था? दूसरी समस्या मेरी ये है कि ठीक है, आज से 30 साल पहले, 31 साल पहले हम वहाँ से निकले हैं, हमारा एक आत्मीय संबंध है, हमारी जन्मभूमि है, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं वो यहाँ पैदा हुए, यहाँ की संस्कृति में पले बढ़े, उनके लिए क्या आकर्षण है मैं उनको कश्मीर ले जाऊँ, ज़बरदस्ती ले जाऊँ कि नहीं ये तो मेरी मातृभूमि है, मैं वहीं सेटल हूँगा? तो उनके लिए क्या ये एक सही निर्णय होगा मेरा कि वो यहाँ पे अच्छी तरह से सेटल्ड हैं और उनको मैं यहाँ से उखाड़ के एक अनिश्चित वातावरण में झोंक दूँ? मुझे क्या गारंटी है कि जो कुछ मेरे साथ या मेरे जनरेशन के साथ हुआ वो उनके साथ नहीं होगा? मैं इस बात से सहमत ही नहीं हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट हमें कुछ वहाँ पे फ्लैट्स दे देगी या हमें कुछ स्थान दे देगी या कुछ सुविधाएं दे देगी तो उससे हमारा रिहेबिलिटेशन हो रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आता। मैं सोच रहा हूँ कि वही अब मेरे बच्चे वहाँ जाएंगे जो अच्छी तरह से यहाँ पे अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं उनको यहाँ से जॉब्स छुड़वा के वहाँ पे क्या कराऊँगा? क्या मेरे पास वहाँ पे वो सुविधाएं उपलब्ध होंगी कि जब निष्कासन नहीं हुआ था तब मेरे पास वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तब हमको जॉब्स और बाकी चीज़ों के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए वहाँ से भाग के देश के दूसरे स्थानों में जाना पड़ता था। तो क्या अब ये कोई मेरे लिए गारंटी है कि मेरे बच्चे वहाँ जाएंगे, उनके बच्चों को वो सुविधाएं मिलेंगी जिनके लिए हम वहाँ से निष्कासित हुए थे? तो मेरे विचार में तो जो जहाँ पे सेटल हो गया है, जो जाना चाहते हैं दे आर वेलकम, लेकिन ज़्यादातर लोग जो इन 3 दशकों में वहाँ से बेहतर स्थिति में सेटल हो चुके हैं, तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन कोई आकर्षण नहीं है। क्या कश्मीरी पंडितों का पलायन इसलिए हुआ क्योंकि नौकरियां नहीं थी, रोज़गार के वसीले नहीं थे, वहाँ पे गर्म रहने के लिए नहीं थे? क्या ये रीज़न था? अगर ये रीज़न बड़ा ट्रिविलाइज हमारे जेनोसाइड को करना है, कश्मीरी पंडितों का जो भी उस टाइम पे रीजंस थे, क्या उस तंत्र में कोई चेंज आया है? आर्टिकल 370, आप बोलेंगे जी आर्टिकल 370 हटा, आर्टिकल 370 हटा, हमने वेलकम करा, आज भी गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि हटा, लेकिन उसका पिछले 2 सालों में कश्मीरी पंडितों की वापसी क्या आधा इंच भी आगे बढ़ी? हटने के बाद में कश्मीरी पंडितों को छोड़िए, क्या भारत का कोई नागरिक जिसके लिए ये कहा गया कि आप कश्मीर में जाके अब ज़मीनें खरीद सकते हैं, वहाँ पे जाके बस सकते हैं, क्या गाँव कश्मीर भारत का एक नागरिक वहाँ पे जाके सेटल हो पाया या सेटल अभी हो सकता है? क्या कश्मीर में आतंकवाद गया है? क्या कश्मीर में इस्लामिक आइडियोलॉजी जो 1990 में प्रेवलेंट थी, क्या उसमें कोई भी थोड़ा बहुत रिलेंटलेस, थोड़ा बहुत उसमें कमी हुई है? अगर हुई है तो बता दें। वहाँ पर जो रेडिकलाइजेशन, क्या उसमें कमी हुई? क्या वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंज आया? ये सारे सवाल और बहुत ही सारे ऐसे सवाल हैं जो कि डिक्टेट करती है, जो कि हमें सजेस्ट करती है कि कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन इतना ईजी नहीं है, इतना सिंपल नहीं है जितना कि इसको बताया जा रहा है, और ना ही ये पॉसिबल है। उमाकांत जी, मुझे वहाँ जाने में सिर्फ इमोशनल पुल है, लेकिन मेरे बच्चों को ये पुल नहीं है। उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी जहाँ मिलेगी वो वहाँ जाएंगे। तो इसलिए आपको अगर हमारा विस्थापन का आपको अगर हमें वापस ले जाना चाहते हैं सही तरीके में,
तो आप वहाँ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कीजिए, लोग खुद ब खुद। अब ये नहीं है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हो गए थे वही जाएंगे, वहाँ और भी लोग जाएंगे। सर प्रश्न ये मुस्लिम नहीं है, जाएंगे। प्रश्न रिहैबिलिटेशन का है। वो तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद सब लोग जा नहीं, सकते हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि कश्मीर में जो रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है उसमें वो लोग भी जो कश्मीरी हिंदू नहीं हैं लेकिन दूसरे जैसे मुस्लिम्स हैं जो भी वहाँ से निकल चुके हैं, उनको भी वापस जाके वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि आपके एक अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। पहले तो सिक्योर एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि हम जाके वहाँ रह सकें, काम कर सकें, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें बच्चे वहाँ पले बढ़ें। तो उस हिसाब से ये आप हमारा वापस जाने का एक अट्रैक्शन रहेगा। नहीं तो ये रिहैबिलिटेशन के जितने भी जो भी तरीके हैं, आप पन कश्मीर मॉडल ले लो या वेरेवर वी वर वहाँ चले जाएं, ये सब हो जाएगा तब जब आपकी ग्राउंड रियलिटी आप परफेक्ट बना देंगे। ये मेरा। उत्पल कौल जी, ऐसा है, पहले हमको ये समझना है कि ये किन लोगों के लिए हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं। हम उनके लिए बात करते हैं जो 5 लाख लोग कश्मीर से निकले हुए हैं। और वो 5 लाख लोग कौन हैं, उनको क्यों निकाला गया? ये जेनोसाइड हुआ है। क्या जेनोसाइड जो कश्मीरी हिंदुओं का हुआ है वो उसका रिड्रेसल हुआ है क्या? किसी की सज़ा हुई है क्या? वहाँ क्या सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है? वो अपरेटस ठीक हो गया है? 1500 हमारे मंदिरों को तोड़ लिया है, जला दिया है। लगभग 15,000 हिंदू घरों को जलाया है। हमारी ज़मीनें जो थी वो कुछ खोटे दामों में खरीदी गई या कब्ज़ा किया गया। हमारे कई मंदिरों की ज़मीनों पर कब्ज़ा है। हमारे पास लगभग 14,500 स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स थे। हमारे पास लगभग 15 से 16,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स थे। हमारे 20 से 25,000 परिवार केवल खेती पर पलते थे। छोटी मोटी दुकानदारी पर हमारे अगले 15-20 हज़ार लोग पलते थे। लेकिन ये सारी सिचुएशन में हमने एक तरीका निकाला कि वो तरीका है कि गवर्नमेंट को एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए, चाहे वो पन कश्मीर का होमलैंड हो या जैसे हम ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा में हम ये बोलते हैं कि वन प्लेस सेटलमेंट और ए स्मार्ट सिटी। एक नई सोच की ज़रूरत है। ए न्यू आइडिया हैव टू बी डेवलप्ड फॉर नॉट ओनली ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर बट कश्मीरी हिंदूज अगर कश्मीर में रहना होगा तो एक नए सिरे से रहना होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहाँ तक हम ये बोलते हैं कि सारे भारतवर्ष के लोग अब जा सकते हैं क्योंकि धारा 370 नहीं है, 35A को भी ख़त्म किया गया है, लेकिन कश्मीरी हिंदू को फिर भी एक जगह रहना पड़ेगा क्योंकि हमारा यूनिक इथनिक ग्रुप है। हमारे कुछ अपने ट्रेडिशन हैं, तो उन ट्रेडिशनों को जो हज़ारों सालों से है, उन ट्रेडिशनों को बचाने के लिए हम डिस्पर्स तरीके से नहीं रह सकते। और हमारे साथ जो 7 बार जेनोसाइड और हम एक्सोडस हुआ है वो फिर से ना हो, तो उसके लिए एक हम सब ने मैक्सिमम कश्मीरी हिंदू ऑर्गेनाइजेशनों ने ये कंसेंसस है कि हमको एक बहुत बड़ी, आप होमलैंड कहिए, आप टाउनशिप कहिए, आप स्मार्ट सिटी कहिए, आप कुछ भी कहिए, लेकिन ये प्लान हमको 1 मिलियन कश्मीरी पंडित्स लिविंग थ्रू आउट वर्ल्ड। और मैं आपके माध्यम से सारे भारतवर्ष को और सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि कश्मीरी हिंदू इतना कैपेबल है। हम केवल भारत सरकार पर ही निर्भर नहीं रहेंगे, हम करोड़ों अरबों रुपयों का हम फाइनेंस कर सकते हैं इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, लेकिन भारत सरकार को पहली पहल करनी होगी, तो उस दूसरी पहल पूरा समाज करेगा और पूरा भारतवर्ष हमारी बात सुनने को राजी होगा। जो हम पूरे 32 साल से 30 साल से हम भारत सरकार को और पूरे समाज को समझा रहे हैं। कमल आग जी, आप अपने प्रश्न कीजिए। एक पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, दोज हु फॉरगेट देयर हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। प्रश्न उनसे है जो कि कश्मीर में मुख्तलिफ
डिस्ट्रिक्ट्स में या अपने अपने घरों में, या ऐसी स्थिति में जाना चाहते हैं कि जो कि 1990 में थी। तो उनसे मेरा एक पहला प्रश्न था, वो क्या वजह थी, वो क्या रीजंस थे जिसके चलते 5 लाख कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ? क्या वो 5 लाख कश्मीरी पंडितों का रीजन पिछले 32 सालों में उस पर कुछ एड्रेस हो चुका है? अगर उनको लग रहा है कि कंपोजिट कल्चर ही सॉल्यूशन है, तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो क्यों जा रहे हैं कश्मीर में टूरिस्ट बन के? कश्मीर में जा रहे हैं 3 दिनों की छुट्टी किल करने के लिए, वो वहाँ पे जाके परमानेंटली सेटल क्यों नहीं हो जाते हैं, जिनका कि पूरा भरोसा है कश्मीरी कंपोजिट कल्चर पे? यह उनके लिए एक सोचने वाली बात है। प्रश्न इनका है कि हमको वहाँ से निकाला गया, उसका दर्द मुझे भी है, उसका पूरा दर्द, पर साथ में मेरे को ये दर्द भी है कि मैं अपने मातृभूमि को नहीं छोड़ सकता या भूल सकता। मेरा बच्चा क्या करेगा वो जाने, मुझे क्या फर्ज है, मेरे ऊपर क्या फर्ज आयद होता है वो मुझे देखना है। मैं आई विल वॉक लाइक कश्मीरी पंडित, टॉक लाइक कश्मीरी पंडित एंड बिहेव लाइक कश्मीरी पंडित इन माई ओन होमलैंड, और मैं वो कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई सिक्योरिटी मुझे चाहिए नहीं। जिस दिन मैं सिक्योरिटी लेके जाऊँगा फिर मैं कश्मीर में नहीं जाऊँगा। आज के बदलाव में हमें ये देखना है कि कौन कौन से पहलू हैं जहाँ हम पहले कुछ पेशरफ्त कर सकते हैं। पेशरफ्त मीन्स क्या एडवांसेस कर सकते हैं। मुझे दिखा अपने अपने मोहल्ले के मंदिर बनाइए, अपने अपने मोहल्ले के मंदिर जो डिस्ट्रॉय हुए हैं वहाँ एक एक धर्मशाला, छोटा एक एक कमरा बनाइए, उससे आना जाना लगेगा। जो ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन 2 कम्युनिटीज़, जो हमारे में भी कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी, क्योंकि एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। क्या कोई भी संघर्ष गवर्नमेंट की मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होता है? यहाँ पे पंडिता साहब ने कहा 31 सालों में कश्मीरी पंडितों के होमलैंड के बारे में कश्मीर गवर्नमेंट ने माना नहीं, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। इन्हीं से मैं वापस सवाल करना चाहता हूँ, पिछले 30 साल से शारदा मिशन की बात स्ट्रगल कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं मान रहा है, छोड़ के नहीं देते हैं उसको। बिकॉज इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि संघर्ष सरकार की मर्जी से नहीं चलता है। संघर्ष अपना एक विश्वास होता है, अपने विश्वास और अपनी एक कन्विक्शन होता है, उसमें सरकार की मर्जी नहीं चलती है। गुड क्वेश्चन जी। पंडिता जी आप जवाब देंगे? हमारा संघर्ष ये था कि 1991 में हम एक सहमति पे आ गए, मार्गदर्शन बना के कि हमें सेपरेट होमलैंड चाहिए। अब ये सेपरेट होमलैंड पे हम करते करते संघर्ष करते गए, और हम छोड़ेंगे नहीं ये संघर्ष। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मुझे ये ट्रांसपायर होता हुआ नहीं दिख रहा है, जो मैंने पहले भी बताया। क्योंकि कोई भी सरकार इस चीज़ को, शायद कॉन्स्टिट्यूशनली कोई डिफ़िकल्टी है, पॉलिटिकली कोई डिफ़िकल्टी है जो हम कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो हमें भी कोई विकल्प और देखना चाहिए जो हम सरकार के ऊपर रखें। और हमारा हर संगठन का ये प्रयत्न होना चाहिए कि सरकार से भी सवाल पूछे कि आपके थैली में क्या है, आपके पास क्या सुझाव है। तब हमने तो अपना सुझाव दिया ही है 30 साल पहले पनून कश्मीर का सेपरेट होमलैंड। दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इट, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, जो दिख रहा है। अब इसका मतलब नहीं है संघर्ष छोड़ रहे, पर उनसे भी तो अब सवाल करें सरकार से, जो सरकार आ रही है, कि भाई उनके पास क्या चीज़ है। उनके पास तो जो जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, ये तो हमारा फर्ज बनता है। मुझे देखना एक रविंदर जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जी हाँ, कि जब 31-32 साल के लंबे अरसे के बाद क्या नेक्स्ट जनरेशन उन लोगों के साथ तालमेल बिठा पाएगी? नहीं, देखिए मैंने पहले भी बताया कि नेक्स्ट जनरेशन का एक यहाँ पे माहौल जो बना है बड़ा मुश्किल है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम 50, 60 और 70 साल के बीच की जनरेशन है, जिन्होंने आधी उम्र अपनी कश्मीर में बिताई है और आधी उम्र हमारा एग्जोडस के बाद हुआ है, तो हमें ज़्यादा समझना पड़ेगा कि हम अपने कल्चर को पहले अपने अपने घर में ही शुरू करें, तब जाके हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करके ये दिखाएं कि भैया कश्मीरी पंडित एग्जिस्ट कर रहा है, कश्मीरी पंडित मरा नहीं है। जो जिस जगह पे ये जिस देश में भी है, कश्मीरी पंडित को अपनी सभ्यता दिखानी चाहिए। और हमें जाना पड़ेगा, जो बुजुर्ग लोग हैं हमें वहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि वी आर एक्लेमेटाइज्ड वेल विद द सिचुएशंस एंड विद द टेम्परेचर, विद द कल्चर एंड विद अदर पॉलिटिकल सराउंडिंग्स। हमारा बच्चा तभी जाएगा जब वो हमें देख के देखेगा कि हमारा पापा उधर बैठा हो, हमने देखा है खुद करके।
ये कौन सी गारंटी है कि जितने के पीछे 700 सालों में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि 7 बार पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, क्या गारंटी है उन लोगों के पास में जो वहाँ पे वापस अपने अपने घरों में या डिस्ट्रिक्ट्स में जाना चाहते हैं कि वहाँ पे 8वीं बारी पलायन हमारा न हो जाए? अब सवाल ये है, मेरा उल्टा प्रश्न कमल हाग जी से ये है कि 6 बार अगर पलायन हुआ, क्या ये ऐसी एक चीज है कि 6 बार कश्मीरी पंडित वापस गया और अपनी मातृभूमि को रिक्लेम किया? क्या चीज है? क्या इसकी तारीख को खंगेला गया है? इसकी हिस्ट्री में गए? खाली ये बताने से कि 6 बार हमको निकाला गया है, ये ऐसे नहीं चलता। 6 बार कश्मीरी पंडित वापस भी गया और रिक्लेम किया अपना मदरलैंड। तो क्या चीज है, इस पे किसी ने कोई बताया? यानी कि हम गए हैं, हमें कोई ब्राइब नहीं किया गया है उस टाइम ज़ैनुल आबिदीन बादशाह ने या किसी और बादशाह ने पैसे दिए या कुछ। तो मुझे लगता है वो कल्चर एंड हेरिटेज ही मेन चीज़ था जिसको हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, अब भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। से आई थिंक जो कमल हाग जी कह रहे हैं उसमें कोई डाउट नहीं है। जो इन्होंने स्टार्ट भी किया अपने रिमार्क में या क्वेश्चन में, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी डिनायल ऑफ दैट पार्ट, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट वी नीड टू लुक एट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट ऑल। हम ये मना नहीं करें आइडियली क्या होना चाहिए था, बट द यूटोपियन एरा, जैसे हम कश्मीरी मुस्लिम्स को कहते थे कि यार आप आज़ाद कश्मीर मांग रहे हो, वो आपको मिलेगा नहीं कहीं। सो अंडर द सर्कमस्टेंसेस जो हम ये कि आज़ाद पन कश्मीर मांग रहे हैं, जो एक यूनियन टेरिटरी के बीच में एक और यूनियन टेरिटरी होगी नॉट रिपोर्टिंग टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर, हाउ प्रैक्टिकल इज इट? आई वुड आइडियली लाइक इट टू बी देयर, but is it politically possible in a country like India? Why can't we be pragmatic? We reboot, we replug and re-evaluate it and ask for something which is easy for government of India even to consider. आज की डेट में मुझे ये नॉन स्टार्टर सा लग रहा है from multiple point of view. The other point I would like to say is that why we are asking, when we say composite, I am not saying merging with the Islamic culture. No, not at all. I will have an independent identity, but I want to have a foothold in the radio station, on the TV, which has totally been taken over by the Islamist ideology there in Kashmir. So मेरा कहना है कि I want to have not a merger with the Wahhabi culture of Kashmir. I want to have an independent identity by being spread over Kashmir. That is my point. So आप ये अगर समझे हैं कि हम लोग merge होना चाहते हैं, thinking कि सूफीज़म है और कश्मीरियत है, no, I am against this pseudo word like Kashmir. There is nothing like it. सर, कमल हाग जी का एक और प्रश्न है कि कोई भी संघर्ष गवर्नमेंट की मर्जी पर नहीं चलता। अब उसी में मैं अपना एक क्वेश्चन भी ऐड करती हूँ कि इस संघर्ष में हमने 31-32 साल ख़राब कर दिया है, तो क्या हमें, एक मिनट, तो क्या हम उसमें और 20, 25, 30 साल और लगा दें और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, क्या पता वो उसको आगे कर ही पाए या ना कर पाए? दोनों चीज़ें हैं। एक तो जो कमल हाग जी ने कहा कि गवर्नमेंट के कहने पे चलती है, बिल्कुल नहीं चलती हैं, बट देयर आर 2 एस्पेक्ट्स कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन इज़ टोटली डिटैच, नंबर 1 की। लेकिन कोई भी जो आपकी स्ट्रगल चलेगी, अल्टीमेटली इट इज़ स्ट्रगल टू बी सेटल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये कोई इंडिपेंडेंट स्ट्रगल नहीं है। अब कश्मीरियों ने देख लिया 60 साल में 70,000 लोग होने के बाद कश्मीरी गवर्नमेंट ने ही उसको रिपल्स कर दिया है। दे माइट हैव सेड कि हमारे को कश्मीर इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। वी हैव टू टेक ए क्यू। इट इज़ द गवर्नमेंट विच वन स्ट्रोक कैन नलिफाई 70 years of struggle with 70,000 people gone, and we have to see what do we have available as a resource in 5 to 10 years time. I see if our next generation has no connect with it, so what connect does it have with Pan Kashmir? So I have to see how practical we would be. Government क्या इसको address कर पाएगी, तो इसको एक practical तरीके से how can we reshape it? That is my only question to Kamal Haj. जैसे अभी बताया गया कि ये जो composite word है ना, ये थोड़ा डेलिकेट वर्ड है। इसको वी शुड नॉट कंसिडर इट एज 1 to 1 कि जो हम 1990 में थे उसी हालत में हम वापस चले जाएंगे। आई डोंट थिंक वो कोई पॉसिबल होगा। देयर विल बी अ ड्रास्टिक चेंज विद रिस्पेक्ट टू दैट। ये जो इस्लामिक कल्चर का वहाँ पर डेवलपमेंट हो गया और उन्होंने रूल करना किया, उसको आहिस्ता आहिस्ता कैसे हम सैनिटाइज करके और उसको हम कैसे ठीक करें, क्योंकि उसी के ऊपर हमारी सिक्योरिटी बढ़ेगी। अभी अगर आज के दिन में हम बिल्कुल अलग से रहने भी लगे वहाँ पर, देन अगेन हम विल बी अंडर थ्रेट कि भाई ये हमने लाइन क्रॉस कर दी तो वो हमारे को हम दुश्मन बनेंगे उनके। हमें उस एरिया को भी एड्रेस करना, उसको कैसे हम ठीक करें।
बिकॉज जितनी देर वो प्रॉब्लम नहीं हो, इट्स लाइक ए कैंसर, जितनी देर उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, हम अगर अलग से बसेंगे हम ठीक नहीं रह पाएंगे उसमें। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा ये चीज़ है कि वी हैव टू सी जो हमारी रिहेबिलिटेशन है वो अलग अलग स्टेजेस में है। जो 1947 में निकले हैं, जो 1990 में निकले हैं, और जो लोग अभी उसके बाद यहाँ पैदा हो गए, जैसे अभी कहा गया था जो नई जनरेशन है, उनको वहाँ क्या लगाव होगा जितनी देर वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए कि जो रहने लगे वहाँ पर, और वहाँ पर उनकी आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी बढ़ेगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो ये एक कंटिन्यूअल स्ट्रगल है। कमल जी ने कहा था कि भाई हाँ, हमारा जो रिजॉल्व है वो लॉन्ग टर्म वो रहेगा, लेकिन इन दैट प्रोसेस हम एक एक स्टेप अगर हम आगे अपना मजबूत करेंगे, इट शुड इम्पैक्ट द अदर पार्ट, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हमारे को वो एड्रेस नहीं होता, हम कितने भी अच्छे अलग हों तो कोई उसका रिजॉल्व नहीं होगा। हमें चलना फिरना घूमना उस सारी कल्चर में है वहाँ रह करके। आई थिंक ये चीज़ एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है सर। 3 जगह पे सैटेलाइट टाउनशिप बना के मेजर डिस्ट्रिक्ट जो हमारे थे वहाँ पे, चूँकि हमारा उठना बैठना भी है, कुछ पुराने लोगों से अभी भी हमारी एज के जो है जान पहचान है, उठना बैठना है। बाकी अलग बैठने से मैं अलग बैठता हूँ किसी जगह, मुझे दिखता है वहाँ का दुकानदार भी, सब्जी वाला भी, दूध वाला भी, सब एक वो है। हम 98% को क्रश करके एक अलग 2%, एक अलग से एक साख्त नहीं दिखा सकते। तो कंपोजिट कल्चर से मेरा ये मतलब नहीं हमें जाके गले मिलना है या हम उन पे 100% भरोसा है, मुझे तो नहीं है जी भरोसा उन पे, पर मुझे भी तो अपना दिखाना पड़ेगा ना जी। मैं मातृभूमि को ऐसे नहीं छोड़ सकता। Now I will talk from a legal point of view. Though India being a secular state, this word secular was incorporated in the Indian Constitution in the year 1976. So when you talk about a composite culture or a separate homeland, you are dividing the country, simple and straight. There are 9 Muslim majority states in India. Where Muslim population are more as compared to Hindus, like Kerala, like Assam, like West Bengal. So if you are talking about separate homeland, I am not in favor of the separate homeland, because India is a secular country. Even if you have to separately, then what you have to do initially, you have to remove the word from the constitution, the word secular. Once you remove the word secular, then you can always demand, but that is not possible so far as the Indian democracy is concerned. भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड था ही नहीं, क्योंकि जब हम बोलते हैं रिपब्लिक, इंडिपेंडेंट एंड फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, उसमें खुद ब खुद सेकुलर वर्ड आ जाता है, खुद ब खुद वो सोसाइटी सेकुलर हो जाती है। लेकिन ये बहुत त्रासदी थी, बड़ी ट्रेजिडी थी कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाकर बीच में ये वर्ड घुसेड़ दिया, जो कि बिल्कुल एक्स्ट्रा वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ शेम दिस वर्ड सेकुलर वर्ड। और कश्मीर में हिंदू का वो सेकुलर तो पहले से ही है, इसीलिए तो मुसलमान आ गए वहाँ पर, बड़े प्रेम से बौद्ध आ गए, बौद्धों के विहार थे कश्मीर में। पूरे संसार भर में, चीन से, मिडल ईस्ट से लोग कश्मीर में पढ़ने के लिए आते थे। वो क्यों? क्योंकि सोसाइटी ओपन थी, हर एक को अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन हमने पिछले 500-700 साल से देखा, कैन यू बिलीव इट, कि पिछले 500 साल में एक मंदिर बनाने की इजाजत नहीं थी कश्मीर में। ये क्या आप सबको पता है? क्या यही सेकुलरिज्म है? फॉर द फर्स्ट टाइम कश्मीर में जो मंदिर खुले हैं वो है 1819 में, जब महाराजा रणजीत सिंह ने सरदार फुला सिंह और सरदार मोती सिंह को कश्मीर भेजा। उसके बाद में कश्मीर में जब मंदिर बनने लगे, या रघुनाथ मंदिर बन गया या और मंदिर बन गए, वो बन गए महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रणबीर सिंह के टाइम में। तो 500 साल जो सेकुलरिज्म कश्मीर में था, वो क्या तेल लेने गया था? वो कहाँ पर था सेकुलरिज्म? इसलिए जब तक हिंदुस्तान में मेजॉरिटी रहेगी, जब तक हिंदुस्तान में हिंदू की मेजॉरिटी रहेगी, तब तक यहाँ पर सबको इंडिपेंडेंस है, सबको डेमोक्रेसी है। और ये चीज़ कश्मीर में क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर
ये संसार भर में ये एक एग्जाम्पल है जहां 5% से कम हिंदू, 5% से कम हम माइनॉरिटी में रहते थे, हमारे हजारों घर जलाए गए, हमारे मंदिर तोड़े गए। क्या यही सेकुलरिज्म है? तो अगर हमने क्या बहुत बड़ी बात कही जब हमने, जैसे द्वारिका में सतीसर कॉलोनी है, इसी तरह पंपोश में कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी है, इसी तरह यहाँ अपने रोहिणी में कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी है। अगर हमने बहुत बड़ी टाउनशिप कश्मीर में बोली तो ये हमने कोई बड़ी बात नहीं की। आप दिल्ली में देख लीजिए, मुसलमान टाउनशिपों में नहीं रहते हैं। वेलकम कॉलोनी क्या है, सीमापुरी क्या है, सैलमपुरी क्या है, जामिया क्या है, जामा मस्जिद के पास क्या है। दे ऑल्सो लिव इन क्लस्टर्स बिकॉज दे फील सेफ दैट, जबकि हिंदू बड़ा ही सेकुलर है, ट्रू सेंस में सेकुलर है। आज तक आपने कभी नहीं देखा कि हिंदू गए और किसी को तंग किया होगा। इसलिए कश्मीर में अगर बहुत बड़ी टाउनशिप, आप अपनी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं अपना इथनिक ग्रुप बचाने के लिए, ये कोई अतिशोक्ति नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। सर, पनून कश्मीर के लिए जो जगह आप सेलेक्ट कर रही है कि ये जगह पे पनून कश्मीर बनना चाहिए, ये क्वेश्चन मेरा कमल हाक जी से भी है और उनसे भी है, तो क्या वो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो जगह उनसे खाली करवाई जाएगी? देखिए, कश्मीर इतना बड़ा है, मतलब बृहद कश्मीर है। कश्मीर में हमारे लिए 20-30 किलोमीटर निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। हम किसी को नहीं निकालेंगे, जो मेरा मत है, हम किसी को नहीं निकालेंगे। जब आप नया शहर कोई बसाएंगे, ललिता दित्या ने परिहासपुर नया शहर बसाया, उसने किसी को निकाला नहीं। आज आप पूरे भारतवर्ष में आपको 50 या 100 स्मार्ट सिटियाँ बनानी है, आप किसी को निकालेंगे क्या? ये सरकार को डिसाइड करना होगा। मैडम, पनून कश्मीर का जेनेसिस 1991 में मार्गदर्शन रेजोल्यूशन है, जो कि हमारे लिए फिलोसफिकल आइडियोलॉजिकल गाइडेंस है। वेब पे है, किसी भी वेबसाइट पे मार्गदर्शन 91 तलाश करिए, आपको पूरा रेजोल्यूशन नज़र आएगा। वहाँ पे उस जगह पे कहीं पे भी वर्ड कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी पंडित इस्तेमाल नहीं किया गया है। बड़ा स्पष्ट है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, ना कोई मतभेद है। पनून कश्मीर में वो लोग जो एक तो जेनोसाइड के विक्टिम्स हैं, जिन्होंने 1990 में जेनोसाइड त्रासदी जिन्होंने फेस करी है, उसमें हिंदू हैं, उसमें सिख हैं, उसमें बौद्ध हैं, उसमें हो सकता है कि कोई मुसलमान भी हैं। ये सारे जेनोसाइड विक्टिम्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, बड़ा क्लियर स्पष्ट लिखा है कि इस जगह पे वो लोग जो कि भारत की यूनिटी, भारत की संविधान, भारत की प्रभुता, भारत की अखंडता पे विश्वास करते हो, मजहब रिलीजन का कोई भी वर्णन नहीं है, वो लोग जो कि भारत के झंडे के प्रतीक अपनी आस्था रखते हैं, अपनी निष्ठा रखते हैं, उनको वहाँ पे बसाया जाए। जो लोग इसमें नहीं हैं, जो कि जिनको कि धर्म निरपेक्षता पर विश्वास नहीं है, जिनको कि आतंकवाद पे विश्वास है, जिनको कि वहाबीइज्म पे विश्वास है, जिनको कि इस्लाम के बराए मतलब सऊदी अरब की एलिजेंस है, पाकिस्तान के लिए एलिजेंस है, उनके लिए कोई जगह नहीं रहेगी उसमें। मेरे ख्याल में इसमें किसी को कोई विरोध भी नहीं होना चाहिए और ना ही किसी को कोई इसमें कोई डाउट होना चाहिए। सर, इसका मतलब जो 1990 में पलायन हुआ वो धर्म के आधार पे नहीं था, हिंदुओं को नहीं निकाला गया कश्मीर से? बिल्कुल धर्म के आधार पे निकाला गया, धर्म के आधार पे ही निकाला गया, क्योंकि जैसे कि उत्पल जी ने कहा, जैसे कि कोई हमारे सारे मित्र यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे कश्मीर में एक सिविलाइजेशनल वॉर चल रहा है, सिविलाइजेशन वॉर रेट चल रहा है कि 1300 सदी में जब इस्लाम का स्प्रेड हो रहा था सेंट्रल एशिया से, कश्मीर में उसको रोका गया, कश्मीर से आगे उसको बढ़ने नहीं दिया गया, तब से ये असॉल्ट चल रहा है कश्मीर के ऊपर। यह आज की बात थोड़ी ना, ये 1990 में ये एक मैनिफेस्टेशन हो गई उसकी, जिसके चलते चलते पूरी एक समाज को वहाँ से निकाला गया धर्म के आधार पे। कमल जी, अब एक बात बताइए, आप खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो सब धर्मों के जाएंगे वहाँ, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जेनोसाइड के जो लोग विक्टिम हैं उनको वहाँ बसाया जाएगा। तो जो जेनोसाइड के विक्टिम हैं वो तो हिंदू है ना, धर्म के आधार पे ही तो उनको बाहर निकाल के खड़ा किया। देखिए, आपको ये देखना होगा कि जेनोसाइड परपेट्रेटर्स कौन थे। जेनोसाइड परपेट्रेटर्स इस्लामिक आतंकवादी थे।
और जो इस्लामिक आतंकवादी हैं उनके लिए उस जगह पे कोई जगह, उस सेपरेट में कोई जगह ही नहीं। कमल आग जी, जो जगह आपने पनून कश्मीर के लिए सेलेक्ट करी है, वहाँ रहने वाले लोगों से वो जगह खाली कराई जाएगी या आप उन्हीं के साथ रहेंगे? सिंपल बात है, उनके सिंपल बात है, अगर वो रहना चाहते हैं विद फुल पेस, विद फुल फेथ, ट्रस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में बिलीव करते हैं, सेकुलर फ्रेमवर्क में बिलीव करते हैं, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारी प्रॉब्लम है जो कि वहाबी, जो कि 90, जैसे कि उन्होंने कहा कि 98% है, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ समर में जो कि स्वेलो होता है, एक डजन में के समर हो सकता है कि एक आधा %, 0.01% लोगों के दिलों में शायद चेंज हुआ है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि कश्मीर में अभी भी 99.9% वहाबी माइंडसेट के ही लोग हैं, चाहे वो यंग लोग हो, चाहे वो पुराने लोग हो। तो उनको वहाँ पे 200 वहाबी मॉस्क्स हैं आज की डेट में, which have पनून कश्मीर के लैंड में, ठीक है, कोई नहीं है, वहाँ पर होगा तो डिमोलिश होगी, जैसे कि बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई, वहाँ भी ट्रेसेस वहाँ पे डिमोलिश होंगे। डिफरेंसेस नहीं, वो करेगा, सरकार के पास में विल हो, सब कुछ हो। अगर 14 अगस्त मैं चैलेंज करता हूं, भारत में कोई भी आदमी बोले कि 14 अगस्त 2019 की शाम को उनको पता था कि ये मान के चलते थे कि कल सवेरे यहाँ पे आर्टिकल 370 हट जाएगा, चैलेंज है कि 130 करोड़ में से एक भारतीय बोले, जो कि बीजेपी के 4-5 लोग जो इसके प्रीव्यू थे, उनके सिवा बीजेपी के कम कोई मेंबर बोले हमें पता था। मतलब जब देश की सत्ता को, जब देश में उतनी शक्ति हो, जब देश में उतना अपना संकल्प हो, तो देश कुछ भी कर सकता है। स्टेट के पास में अथॉरिटी है, स्टेट के पास में अथॉरिटी होती है कि स्टेट के पास में अथॉरिटी होती है कि पंजाब को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करा गया, स्टेट के पास में अथॉरिटी होती है कि पंजाब को सिख मेजॉरिटी एरिया डिक्लेयर करा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, आप ट्राई करिए, पता करिए वहाँ पे। तो उस टाइम पे कोई सेकुलरिज्म खतरे में नहीं था। लेकिन अगर भारत में हिंदू कश्मीर से जेनोसाइड विक्टिम्स बोल रहे हैं, हमारे लिए एक अलग जगह दो, और साथ में ये भी क्वालिफाई करते हैं कि जो कि भारत की अखंडता कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, उनका वहाँ पर रहना हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे लिए बड़े प्रश्न उजाड़ते हैं कि आप तो कंट्री को डिवाइड कर रहे हो। कंट्री तो डिवाइड कैसे हो सकती है? कितने स्टेट्स थे, कितने यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, कितने स्टेट्स हो रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, आगे भी रीऑर्गेनाइजेशन होती रहेंगी। यूनियन गवर्नमेंट का सही मत है कि ये तो टेम्प्रेरी अफेयर है कि यूनियन टेरिटरी एजेंट के आगे तो इसको स्टेटहुड देना ही देना है। अगर स्टेटहुड, यूनियन टेरिटरी भी बन सकती है, स्टेटहुड भी हो सकता है, तो प्रैक्टिकली एक और यूनियन टेरिटरी बनाने में 4 लाख लोगों के लिए आप 4 लाख लोग फ्लश आउट करोगे पहले? वो हमारी चिंता नहीं, वो सरकार की चिंता है, आप उसमें चिंता नहीं करिए। जैसे सुनिए मेरी बात, जैसे 5 लाख लोगों को कश्मीर से निकाला गया, तब तक उस टाइम पे ये प्रश्न क्यों नहीं आया कि यार 5 लाख लोगों को कैसे निकाला गया, 5 लाख लोगों को कैसे मारा गया, उनके ऊपर नरसंहार कैसे हुआ? उस टाइम पे ये प्रश्न किसी को नहीं आया, और ना ही कोई आज ये सवाल आप में से पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जो हमने 1991 में डिमार्केट किया था पनून कश्मीर के लिए एरिया, फ्रॉम 1991 टू 2021 वहाँ पे करीब 500 वहाबी फैसेट वाली मॉस्क बनी है। There are Muslims there who don't totally agree with me, or 90% don't agree with me, right? I fully agree with what Mr. Kamal is saying, भाई हमको ये चाहिए, बट मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये पॉसिबल है कि मैं उनको कहूँ that you have a call, either you demolish all the mosques, you think like me, or we will flush you out of this area? क्या मेरी डिमांड इस बेसिस पे कोई भी गवर्नमेंट फुलफिल कर सकती है? आई माइट से गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बट विल एनी गवर्नमेंट प्रैक्टिकली डू इट? चाहना अलग बात है, विल एनी गवर्नमेंट प्रैक्टिकली डू इट? ये मतलब हाँ, रैना साहब, बात ये पनून कश्मीर की डिमांड है। जो लोग भी जब ये पनून कश्मीर बनेगा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सॉलिडेरिटी पे यकीन करते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू लिव इन देयर। अगर वहाँ पे वहाबी हैं, जिधर से हम एरिया फॉर पनून कश्मीर डिमार्केट करते हैं, उसमें कोई ऐसे इवन ऐसे मोहम्मडन्स हैं, अलगावादी हैं, कोई भी लोग वहाँ रहते हैं, इफ़ दे एग्री टू लिव
भारत के संविधान के तहत अगर वो रहना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दे आर मोस्ट वेलकम टू स्टे देयर। कहीं डिमोलिशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? अगर आपको याद हो, जब हमको इंडिपेंडेंस मिली हमारी 16 स्टेटें थी और एज ऑन टुडे हमारे पास इस वक्त 29 स्टेटें हैं। वाई कांट वी कार आउट ए पीस ऑफ लैंड फ्रॉम कश्मीर फॉर 4 लाख और 5 लाख पीपल? उसमें दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्यों लग रही है? ये कौन सा इतना बड़ा कोई एक स्टेट खड़ी करनी है? उत्पल जी, मेरा प्रश्न आपसे है, जो पनुन कश्मीर की हम बात कर रहे हैं बनाने की, मैं मार्गदर्शन से बिल्कुल सहमत हूँ 1991 के मार्गदर्शन से, पर परिस्थितियाँ बहुत बदल गई, हालात बहुत बदल गए। मेरे को ये बताएं आप कि हम जब एक जगह एक वर्ल्ड सिटी में रहेंगे, क्या हम बाकी कश्मीर में फ्रीली नहीं जाना चाह रहे? दूसरा, क्या जो उस प्रांत में रह रहे हैं, मेरे को भी कई प्लेटफॉर्म पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पनुन कश्मीर तुम्हारी जो है, मेरी यानी कि राजेंद्र पंडित की पनुन कश्मीर कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने उनको ये जवाब दिया, भैया हमारी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम एक अपना हक चाहते हैं अपने कश्मीर में। पर क्या आप उन लोगों को वहाँ से विस्थापित करेंगे जिन्होंने वहाँ पे और ज़्यादा वहाबिज्म क्रिएट किया उसी लैंड में जिसको आपने कहा? देखिए, ऐसा है कि हम डिस्कशन को किस लेवल में ले रहे हैं और कहाँ पर ले रहे हैं। तो कईयों का ये सवाल है जी, जब आप कश्मीरी हिंदू को एक ही जगह बसाएंगे, वहाँ नाई कौन होगा, वहाँ मोची कौन होगा? ये कोई सवाल ही नहीं है। अब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया, वहाँ क्या किसी को निकाला गया? ऐसा है, जब कोई नई स्टेट बनती है, जैसे पंजाब था, पंजाब में हरियाणा अलग स्टेट बन गया, पंजाब में हिमाचल अलग स्टेट बन गया, तो वहाँ किसी को निकाला? वहाँ ढूंढना पड़ा मोची कौन है, नाई कौन है? ऐसी बातें जो है, हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हमको ऐसा इस डिस्कशन को इस लेवल पर नहीं लाना चाहिए। वी आर डिमांडिंग, कम्युनिटी इज़ डिमांडिंग, जैसे पनुन कश्मीर मार्गदर्शन में होमलैंड बोला और ग्लोबल कश्मीरी डायस्पोरा हम बोल रहे हैं जी, हमको स्मार्ट सिटी, एक जगह एक टाउनशिप, कम से कम एक नई सिटी बना लीजिए 5 लाख लोगों के लिए। उसमें ये सवाल ही, वो तो सरकार का काम है, फिर आगे कैसे काम चलेगा? न किसी को निकालना है, न किसी को मारना है। हम तो इंक्लूसिव है जन्म से ही। हिंदू क्या, वो तो इंक्लूसिव होता है। लेकिन जैसे कमल जी ने कहा, हम चाहेंगे कि कश्मीर में भारत का संविधान चले और पूरा कश्मीर हमारा है। ये नहीं, ये तो हम जैसे स्टेट बन गया, अब लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी हो गया, क्या कश्मीर पर उनका हक नहीं है? जम्मू पर उनका हक नहीं है? दिल्ली पर उनका हक नहीं है? इसलिए कश्मीर हमारे लिए तीर्थ स्थान है। हमारा अमरनाथ भी है, खीर भवानी भी है, हमारा टिक्कर भी है, हमारा देवी बल भी है। इसलिए कश्मीर हमारे लिए पवित्र लैंड है, वो तो कोई नहीं। लेकिन रहने के लिए प्रैक्टिकली वी नीड टू लिव टुगेदर टू सेव आवर इथनिक ग्रुप एट वन प्लेस। और जैसे उन्होंने कहा, तो हर एक वो आदमी वेलकम है वहाँ पर जो भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति और भारतीय संविधान को मानते हैं। उत्पल जी, मेरा प्रश्न बड़ा स्पेसिफिक है। आप नाई मोची तक पहुँचे, मेरा प्रश्न बड़ा स्पेसिफिक है, क्योंकि पनुन कश्मीर में हम एक स्पेसिफिक लैंड पोर्शन मांग रहे हैं, आइडेंटिफाई करके, डिमार्केट करके। सैटेलाइट टाउनशिप मीन्स जो गवर्नमेंट सरकारी लैंड और प्राइवेट लैंड, एग्रीकल्चर लैंड खरीदे गवर्नमेंट की मर्जी से, हमारी मर्जी से नहीं। तो फर्क है। सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप के लिए 2000 कनाल बड़गाम में ढूंढ लिए, वो उनकी मर्जी है, वो हम नहीं कह रहे हैं उनको ये घर उठाओ, ये मस्जिद उठाओ, वो उनका प्रणाली। और हम कह रहे हैं पनुन कश्मीर में ऐसे नाई मोची की बात नहीं है, नाई मोची सरकार। अगर हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो बोला है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सरकारी ऑर्डर जो अभी निकले हैं, जो नोटिफिकेशनें निकली हैं, वो सरकार ये बोलती है कि हमने जो 6500 लोगों को जॉब दिया है, कश्मीरी पंडितों को हमने 6500 जॉब्स दिए, उनके लिए हम एकोमोडेशन कर रहे हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू ऑफ रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। तो उसकी तो अलग से डिमांड है। ये जो वो 2 जगह किया है, 5 जगह किया है, 10 जगह किया है, दैट इज ओनली फॉर 6500 अपार्टमेंट्स फॉर दोज एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन कश्मीर। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कम्युनिटी एज ऑल। दैट इज माई पॉइंट
to my friend Pandita Saab. रविंदर पंडिता जी, कंपोजिट कल्चर और पनून कश्मीर के अलावा सुभाष जी की एक नई आइडियोलॉजी है कि जो जहाँ पे भी है उसको वहीं पे बसा दिया जाए, तो आप उस विषय में कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि कश्मीरी पंडित को अपने मदरलैंड मातृभूमि में जाना चाहिए और जो जहाँ पे है तब तक सरकार से ये मांग भी करनी चाहिए कि हमारे बारे में क्या सोचा है। 32 साल में सरकार ने, किस गवर्नमेंट ने हमारे लिए सीरियसली कोई ऐसी फैसिलिटीज़ या अपनी अपनी जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में चाहे देश के विभिन्न प्रांतों में, वहाँ पे कोई फैसिलिटी दी है जो सरकार की? तो हमने अपने कम्युनिटी लेवल पे तैयार किया है, अपनी कम्युनिटी हमने खड़ी करी है। तो सरकार से ये मुतालबा होना चाहिए कि जब तक ये सॉल्यूशंस आते हैं तब तक कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी कुछ जो है कंसेशंस अनाउंस करे। जैसे ये अपना रिलीफ का मामला है, मैंने भी ये रिलीफ का मामला कई बार और अब भी सरकार से यही मुतालबा करूँगा कि ये 13,000 15,000 से काम नहीं चलता भाई साहब दिल्ली में राजधानी में रहने से। अगर आपने रिलीफ ही देना है, रिलीफ वर्ड बदलिए, ये कैश असिस्टेंस है, ये यही नहीं मिल रही है। जो मिलिटेंसी के लिए उस पार भी भागे थे 40,000 मुहाजिर जो है उनको भी वहाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट वहाँ रिलीफ दे रही है 2,000 रुपये पर। उनके लिए हटमेंट्स वहाँ तैयार जो मिलिटेंसी करने गए थे। और जो यहाँ पे पलायन जो त्रासदी हुई है कश्मीरी पंडितों के साथ, उनको गवर्नमेंट 13,000 रुपये देगी 4 मेंबर्स के लिए। तो ये कई सारी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। अगर यहीं पे भी रहना है फ़िलहाल कुछ लोगों ने जो नहीं जाना चाहते हैं बिल्कुल, तो उनके लिए परमानेंट फैसिलिटीज़ मिले, कंसेशंस मिले सरकार की ओर से। ये मेरा सुभाष जी से कह। रिहेबिलिटेशन के बारे में हमने काफ़ी बातें रखी, यहाँ पर सबों ने अपनी अपनी बात रखी है। एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो मैंने सोचा कि वो एड्रेस होना चाहिए। जितने भी कश्मीरी पंडित हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंड और प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड हैं वैल्यू के साथ, तो most of them have got some legal battle with respect to their property. Now ये इतने 30 सालों से चल रही है प्रॉपर्टी की लड़ाई, जैसे होती है बहुत लंबी की जाती है। मेरा मानना ये है कि अगर गवर्नमेंट इसमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट अपॉइंट करे जो ये सारे केसेस जितने भी माइग्रेंट्स हैं और दोज पीपल डिस्प्लेस पीपल हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी वहाँ इफ़ेक्ट हुई है या उनका डिस्ट्रेस सेल हुआ अपनी प्रॉपर्टी का, उसका टाइम बाउंड सोल्यूशन ले ले। बिकॉज़ उससे उनको ये लगेगा कि जो हमारी लैंड है वो हमारे को वापस मिल रही है। और कल को अगर रोज़गार के वहाँ पर इशू बन जाते हैं, वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट होती है, तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है या वो वहाँ पर अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं, उसमें करें। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है जो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बिकॉज़ हम कितना भी कहें, जितनी देर की वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ जनरेशन और सेल्फ सिक्योरिटी नहीं बढ़ेगी, तब तक हम एक वे फॉरवर्ड नहीं बन पाएगा। ये मेरा मानना है। किसी और का कुछ रह गया? किसी को कुछ कहना है? नहीं? उत्पल जी आपको? मगर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ चाहिए तो हमें एकमत और एकजुट होना पड़ेगा और अपने कुछ ना कुछ मुद्दों पे एक जगह आकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच करना पड़ेगा।